तो एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पीक कंपटीशन में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। बारी थी सेकंड राउंड की, जिसमें एल्डर सब लोगों को बताता है कि सेकंड राउंड वान लुओ फेंग पीक और शिलोंग पीक के बीच में होगा। तो शिलोंग पीक के 2 डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर, अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग एक साथ 2 डिसाइपल्स के साथ फाइट करना चाहते हैं। मेरे साथ मेरा सीनियर ब्रदर होगा और वान लुओ फेंग पीक से 2 ब्रदर्स आ सकते हैं। ये सुनकर एल्डर कहता है कि ये कुछ नया होगा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये कहने के बाद उस मोटू और पतलू से कहता है कि क्या तुम्हें इसमें कोई एतराज तो नहीं है? अगर तुम दोनों एक साथ लड़ना चाहते हो तो तुम भी लड़ सकते हो। ये सुनकर वो दोनों ही डिसाइपल्स मान जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 डिसाइपल एक साइड से और 2 डिसाइपल दूसरी तरफ से आ जाते हैं। और जैसे ही फाइट शुरू होती है तो शिलोंग फेंग पीक के डिसाइपल्स उन पर एक हक टूट पड़ते हैं और एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो मोटा तो किसी तरह उस सोट को होल्ड कर लेता है, मगर दूसरी तरफ वो लंबू अपने आप को किसी तरह उस डिसाइपल से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो मोटा किसी तरह अपने आप को बचाकर पीछे हट जाता है और अपनी एक रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा बैरियर बनाकर उसके साथ तेजी से आगे बढ़ता है और अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो दोनों ही डिसाइपल उससे अपनी जान बचा रहे होते हैं, मगर वो मोटा बहुत ही आसानी से अपने सामने आने वाली हर एक चीज को खत्म कर रहा था। और देखते ही देखते वहाँ पर हर जगह फिर फ्यूम फैल जाता है, जिससे वहाँ मौजूद किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। और अचानक से वो दोनों हथर्स भागते हुए बाहर निकलते हैं तो वो दोनों ही डिसाइपल्स उसका पीछा करते हैं। इतने में अचानक से वो लंबू अपने मुंह से 2 कॉइन्स बाहर निकालता है और उनकी तरफ थ्रो करता है, जिसे वो लोग अपनी सोट से रोक लेते हैं, मगर वो दोनों ही कॉइन्स एक प्लेटफॉर्म में नीचे जाकर लग जाते हैं। इसी तरह फिर वो मोटा अपने 2 कॉइन्स थ्रो करता है तो वो दूसरा डिसाइपल भी उस कॉइन को आसानी से रोक देता है, मगर वो दोनों ही कॉइन्स जमीन में एक जगह धंस जाते हैं। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही डिसाइपल्स जैसे ही उनके करीब आने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों ही भाई आपस में एक साथ मिलकर एक कंबाइंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें शिलोंग फेंग पीक के डिसाइपल्स भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उनके जाल का शिकार बन गए थे। और हमें दिखाया जाता है वो मोटा अपने सामने ऑय निकालकर उसे बजाना शुरू कर देता है और दूसरा वाला एक फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही डिसाइपल्स उन दोनों ब्रदर्स के जाल में पूरी तरह से फंसकर एक इल्यूजन का शिकार होने लगते हैं। वो सारी की सारी एनर्जी उनके चारों तरफ आ जाती है और वो लोग देखते ही देखते एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचते हैं, जो कि असल में एक तरह का इल्यूजन था। और वो दोनों ही जानते थे कि वो दोनों ही एक इल्यूजन का शिकार हो गए हैं और बाहर मौजूद लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर लीवर कहती है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तो जिन लानों से बताती है कि ये एक तरह का इल्यूजन है। इस तरह की टेक्निक्स परफॉर्म करने वाले लोग अपने शिकार को एक ऐसी दुनिया में भेज देते हैं जो कि रियल नहीं होती, मगर वहाँ मौजूद लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे वो लोग एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचे हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही भाई उस दुनिया के अंदर अपनी फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखे हुए होते हैं। और वो दोनों डिसाइपल जैसे ही उन दोनों भाइयों को देखते हैं तो वो उन पे हमला करने के लिए आगे आते हैं, मगर वो लंबू उन्हें वापस से पीछे धकेल देता है और वो मोटा लाइफ एंड डेथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर 2 अलग अलग कॉफिन्स को समन करता है, जो बहुत सारे कॉइन्स के साथ भरे हुए होते हैं। और उनके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही डिसाइपल उस इल्यूजन में और भी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। और हमें दिखाया जा रहा है वो लंबू एक नकली घोस्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि उन डिसाइपल्स को जाकर पकड़ लेते हैं और उन्हें अंदर खींचना शुरू कर देते हैं। और वो मोटा बाहर खड़ा होकर उस बेल के जरिए उस फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहा होता है और इस तरफ वो घोस्ट उन डिसाइपल्स को पकड़कर उन कॉफिन्स के अंदर बंद कर रहे होते हैं। इतने में एक डिसाइपल को दिखाई देगा है कि सामने खड़ा होकर उस फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये देखते ही वो अपनी सोर्ड उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में मौजूद वो बेल गिर जाती है, जिससे वो घोस्ट फौरन से गायब हो जाते हैं और वो डिसाइपल आजाद हो जाता है। तो वो उस मोटे के पास जाता ही वही इस पर जोर से अटैक करता है और इस तरफ दूसरा डिसाइपल फौरन से बाहर आ जाता है। उलाते साथ ही लंबू पर एक जोरदार अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका वो फॉर्मेशन डायग्राम गिर जाता है। और इस तरफ वो मोटा जैसे ही उस बेल को उठाने के लिए आता है तो दूसरे कॉफिन से दूसरा डिसाइपल बाहर निकल आता है, जो कि उस मोटे को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ एक सीनियर डिसाइपल उस लंबू पर एक जोर से किक के साथ अटैक करते हुए उसे घसीटते हुए दूर ले जाता है और अपनी वो स्वॉर्ड उसकी चेस्ट पर जोर से मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। ये देखने के बाद वो मोटा बिल्कुल अकेला रह जाता है और जैसे ही एक डिसाइपल पे हमला करने के लिए आता है तो पीछे से दूसरा डिसाइपल आकर उसे पकड़ लेता है और वो पहले वाला अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे भी चारों शाने चित कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही भाई पूरी तरह से बेहाल हो जाते हैं और वो इल्यूजन
पूरी तरह से खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं और दोनों डिसाइपल्स बिल्कुल सही सलामत होते हैं, मगर वो दोनों ब्रदर बेहोशी की हालत में पड़े हुए होते हैं। ये देखकर एल्डर वहां पे उन डिसाइपल को विनर डिक्लेयर करने ही वाला होता है कि अचानक से उन दोनों ब्रदर की बॉडी में एक डिमोनिक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मैच दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके हाथों में फेंगहान की दी हुई फोर्स आ जाती हैं। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि इनके पास डिमोनिक पावर कहां से आई और वो दोनों ब्रदर जैसे ही हमला करने के लिए आते हैं तो बीच में शिलोंग अपने वेपन के साथ अटैक करके उन चारों को ही उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो दोनों भाई होश में आ जाते हैं और शिलोंग उन दोनों से आकर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम लोग अपने सेक्ट ब्रदर्स को मारना चाहते हो। ये सुनकर वो दोनों ही कहते हैं कि नहीं, हमारी इतनी क्या जरूरत कि हम अपने ही ब्रदर्स को मारे हैं। मगर वो डिसाइपल्स कहते हैं कि तुम लोगों ने जानबूझकर मैजिक वेपन्स का इस्तेमाल करके हमें मारने की कोशिश की है। मगर शिलोंग कहता है कि वो मैजिक वेपन्स इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए तुम लोग बकवास बंद करो। ये सुनकर वो डिसाइपल बोलने की कोशिश करता है, मगर उसका सीनियर कहता है कि नहीं। वो शिलोंग से कहता है कि ब्रदर, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और हम लोग इस मैच में अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं। वो लोग हारे इसलिए होते हैं क्योंकि शिलोंग ने इंटरफेयर किया था और शिलोंग उनकी ही पीक पे था। जब सुप्रीम मास्टर वहाँ पर आता है तो शिलोंग उससे कहता है कि मास्टर, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने इस मैच में इंटरफेयर किया है। मैं जानता हूँ कि मैंने रूल्स को तोड़ा है, इसलिए आप मुझे कोई भी पनिशमेंट देना चाहे मैं के लिए तैयार हूँ। मगर एल्डर कहता है कि मैं खुद से किसी को पनिशमेंट नहीं देता, मगर रूल्स के हिसाब से तुमने मैच में इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पीक के डिसाइपल्स हार गए हैं और ये दोनों ब्रदर्स जीत गए हैं। ये कहने के बाद एल्डर उन दोनों भाइयों से कहता है कि तुम दोनों को जरा संभल कर रहना चाहिए, तुम्हारे पास एक डिमोनिक एनर्जी है जो कि डबल साइडेड शारोड है और इसकी पावर इतनी खतरनाक है कि ये तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करके तुमसे कुछ भी करवा सकती है। मेरी मानो तो बेहतर यही है कि दोबारा से इन सोर्ट्स पे यूज मत करो। ये सुनकर वो दोनों ही कहते हैं कि मास्टर, नेक्स्ट टाइम हम लोग ख्याल रखेंगे। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो वो लोग सीधे जाकर नानटियान के पास पहुंचते हैं और नानटियान उन लोगों से कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये सोर्ट्स तुम्हारे पास कहां से आई? तो एक ब्रदर कहता है कि असल में ये सोर्ट्स हमें अंडरवर्ल्ड में मिली हैं। वहाँ पर माओफई पहले से ही मौजूद था, तो हम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। मगर नानटियान कहता है कि तुम लोग और माओफी को हराओ, ये हो ही नहीं सकता। वो तो तुम लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम लोग उसे कैसे हरा सकते हो? मगर फिर दूसरा वाला कहता है कि हम लोगों ने असल में अपने कुछ सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था और हम लोग वहाँ पर पहले से ही छुप कर बैठे हुए थे, तो इसीलिए हमें मौका मिल गया और हम लोगों ने उसे वहीं पर ही दबोच लिया। ये सुनकर नानटियान कहता है कि अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद वो दोनों ही फौरन से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर मास्टर अनाउंस करता है कि अगला मैच है शुआन टी फेंग और फेंग किंगवी के बीच में। ये सुनते ही फेंग आन शाओलिन से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहते ही वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें जाता देखकर फेंग किंगवी को बहुत गुस्सा आता है, अगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन अपने कमरे में एक जगह बैठे बैठे सो जाती है, मगर उसे ख्वाब में कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो असल में ख्वाब में एक ऐसी जगह आ पहुंची थी जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और इतने में अचानक उसे वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है, जिस पर वो काफी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या चीज है। वो असल में होंगवी लाइट होती है, जो कि होंगी के मरने के बाद फेंगहन की बॉडी में चली गई थी और फेंगहन की बॉडी से अब वो शाओलिन की बॉडी में चली गई है। वो लड़की उस होंगवी लाइट को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो लाइट उसके पकड़ में नहीं आती और यहाँ वहाँ भागने लगती है। ये देखकर शाओलिन काफी हैरान होती है और वो कहती है कि ये है क्या चीज और ये यहाँ पे क्या कर रही है। मगर वो लाइट उसे कहीं ले जाना चाहती थी, जिस पर शाओलिन समझ जाती है कि शायद ये मुझे कहीं ले जाना चाहती है। ये कहते हुए वो ऐसा ऐसा उसके पीछे चले जाती है, तो वो जाते जाते उस लाइट के पास जाकर बैठ जाती है और फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो लाइट उसके हाथ से निकल जाती है। तो उसे नजर आता है कि उसके सामने तो एक मिरर पड़ा हुआ है जिसमें वो खुद को ही देख रही है। ये देखकर वो कहती है कि ये मिरर क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ है। इतने में वो होंगरी लाइट जैसे ही उस मिरर के अंदर जाती है तो ये देखकर शाओलिन बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने होंगरी आ जाती है एंड बिल्कुल सेम टू सेम उसके ही जैसी लग रही थी। ये देख शाओलिन को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये लड़की सेम टू सेम उसके ही जैसी दिख रही है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, मगर फिर रोक देती है। उसे लगा कि शायद कोई मसला ना हो जाए, मगर फिर वो जैसे डिफिकल्टी हिम्मत जुटा के अपना
अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो होंगली भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लोग के हाथ गिरते टच होते हैं तो अचानक से होंगली की एनर्जी वो शाओलिन की बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसे फेंग हान के और होंगली के विजुअल्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि असल में होंगली की मेमोरी में होते हैं। शाओलिन होंगली की मेमोरी को देख रही होती है जिसमें वो फेंग हान के साथ थी। फेंग हान जब उससे मिला था तब से लेकर आखिर तक जहाँ पे उसकी फाइट वन मोलन के साथ होती है और वन मोलन होंगली को मार देता है और फेंग हान उसकी वजह से रोने लगता है। वो सारी की सारी मेमोरीज शाओलिन को साफ साफ दिखाई देती हैं, जिसके बाद शाओलिन खुद को समझते हुए कहती है कि कौन हो तुम? तो होंगली कहती है कि मैं तो होंगली हूँ, मगर तुम कौन हो? और तुम बिल्कुल 100% मेरे जैसी ही दिखती हो। मदर शाओलिन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक घोस्ट हो और मेरे जैसे दिखने का नाटक कर रही हो। ये कहने के बाद वो जोर से पंच मारकर उस मिरर को पूरी तरह से तोड़ लेती है। इसी वजह से वो उस ड्रीम से भी बाहर आ जाती है और अपनी आंखें खोल कर देती है तो उसे पता चलता है कि वो तो असल में अपने रूम में ही मौजूद है और उसके आसपास कोई और नहीं है। ये देखकर वो कहती है कि अच्छा तो ये एक सपना था। ये जानकर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और फिर एक खिड़की की तरफ आकर थोड़ी सी ताजी हवा खाने लगती है। मगर इतने में वहाँ पर उसे एक मिरर दिखाई देता है। इसे देखकर वो उसे फौरन से उठाती है और अपना चेहरा देखने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो फेंग हान के साथ उस कंपटीशन के लिए जा रही थी तो वहाँ पर उसे जुआन जियांगकोन दिखाई दिया था। जुआन जियांगकोन ने शाओलिन को देखते ही कहा था ये तो वही रेड प्रिंसेस है, ये तो जिंदा है। मदर फेंग हान ने गुस्से में उसे ये कहा था कि तुम इस लड़की का नाम लेना भी डिजर्व नहीं करते, इसलिए अपना मुंह बंद करो। और वहीं पे फेन शाओलिन ने फेंग हान से पूछा भी था कि तुम मुझे रेड प्रिंसेस के बारे में क्यों नहीं बताते? आखिर सब लोग मुझे रेड प्रिंसेस क्यों कह रहे हैं? तो फेंग हान ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। इतने उसे याद आता है कि अंडरवर्ल्ड में जब फेंग हान उसे मारने की कोशिश कर रहा था तब उसके हाथ कांप रहे थे और फेंग हान ने शाओलिन से कहा था कि और जब तुम मेरी एक फ्रेंड की तरह ना दिखती होती तो मैं तुम्हें कब कब मार देता। ये याद आने के बाद लोग कहती है कि क्या अजीब इत्तेफाक है, मैं को 100% बिल्कुल उस लड़की की जैसे ही दिखती हूँ, मगर फिर भी वो लड़की मेरी बराबरी नहीं कर सकती, मैं उससे ज्यादा अच्छी हूँ। ये कहने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसी मिरर को निकाल कर उस पर अपना एक मैजिक फाइल यूज करती है जिससे हमें दिखाई देता है कि उस मिरर के अंदर फेंग हान दिखाई दे रहा होता है और वो लड़की फेंग हान पर एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा से होंगली की याद दिलाने की कोशिश करती है। तो होंगली की याद आने के बाद फेंग हान को कल्टीवेशन करने में दिक्कत आने लगती है और इतने में शाओलिन चोरी छुपे उसके रूम में आ जाती है और वो देखती है कि फेंग हान को कल्टीवेशन करने में दिक्कत आ रही है मगर वो अभी भी फोकस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही वो उसके करीब आकर कहती है कि फेंग हान मेरी तरफ देखो ना। वो उसके बिल्कुल करीब आती है, उस पर अपना हाथ फेरने लगती है ताकि वो उसकी तरफ मुड़कर देखे। मगर फेंग हान वो अपने विजुअल्स में कुछ और ही देख रहा होता है। होंगली की बड़ी मेमोरी दिखाई देती है जिसमें वो उस विज़ार्ड में फेंग हान के साथ मौजूद थी और इस तरफ शाओलिन वो बार बार उसका नाम पुकारते हुए उससे कहती है कि मेरे बारे में कुछ बताओ। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा ही देखा है, आज मैं तुम्हें अपना खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहती हूँ, इसलिए आंखें तो खोलो। मगर इस तरफ फेंग हान ही को देखता है। जब वो होंगली से मिला था तब होंगली ने उससे उसका नाम पूछा था और फेंग हान ने जब उसका नाम पूछा था तो होंगली ने कहा था कि तुम मुझे रेड प्रिंसेस के का पुकारना, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे आई हूँ। और इस तरफ शाओलिन वो उसे बेकाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही होती है और उससे कह रही होती है कि फेंग हान आंखें खोलो और वो जो मगर फेंग हान वो अपने ड्रीम में होंगली को देखता है जब वो वन मोलन की अटैक से टकराई की तो वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। और इस तरफ फेन शाओलिन जब उसके दिल पे हाथ रखती है तो वो कहती है कि फेंग हान तुम्हारा दिल तो इतना जोर जोर से धड़क रहा है, क्यों ना तुम अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, इस तरह तुम्हारी धड़कन भी शांत हो जाएगी। ये कहने के बाद वो उसकी बाहों में आ जाती है। मगर फेंग हान अभी भी आंखें नहीं खोलता, वो होंगली के गम में रोना शुरू कर देता है। नहीं देखते अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने शाओलिन को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अपने ऊपर से उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर मैजिक पावर यूज करने की? तो वो लड़की कहती है कि मैंने मैजिक फायर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इससे मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो एंड तुम्हें ये टेक्निक अच्छी नहीं लगी। मदर फेंग हान कहता है कि तुम मेरा माइंड कभी भी चेंज नहीं कर पाओगी। ये कहते ही वो उस प्ले फौरन से माइंड ब्रेक करता है जिससे शाओलिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो उससे कहती है कि
तुमने मुझे इतने टाइम से कैद करके रखा हुआ है, आखिर तुम मेरा क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ कि मेरा मकसद क्या है। तो फिर फिंगर्स से कहता है कि तुम अपने मन को शांत रखो और अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की कोशिश मत करो। ये कहने के बाद वो जहर जाने के लिए कहता है और इतने में अचानक उसकी नजर अपनी सोर्ड पे पड़ती है, तो वो सोर्ड असल में चमक रही थी, जिस पर चिंगहान को भी काफी हैरानी होती है क्योंकि उस लड़की के वहां से जाते ही वो सोर्ड चमकना बंद हो जाती है। वो ड्रैगन से कहता है कि क्या ये सोर्ड अभी अभी चमक रही थी? इधर वो ड्रैगन बाहर आता है और फेंगान से कहता है कि आखिर ये सोर्ड मुझे क्या याद दिलाना चाहती है? कहीं ये फिन शाओलिन की वजह से तो नहीं चमक रही? मगर वो ड्रैगन से कहता है कि ये सोर्ड असल में होंगी की सोर्ड है। मुझे लगता है कि शायद इस एनर्जी के अंदर होंगी की सोल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सोर्ड फ्रेम शाओलिन के साथ भी कनेक्ट हो गई है, इसलिए इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये कहने के बाद ड्रैगन वहां से जा रहा होता है तो इंगान से कहता है कि क्या तुमने पहले भी ये लाइट जलते हुए देखी है? वो ड्रैगन चुपचाप खड़ा रहता है, जिस पर फेंगान से कहता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? ये ड्रैगन कहता है कि बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना था ही नहीं कि तुम कुछ कर पाते, इसीलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता तो शायद तुम इसके लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाते। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम खुद को पावरफुल बनाओ और फिर उसके बारे में सोचो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।